हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज के जो शुरुआती सवाल हैं उनको देखा था फर्स्ट पार्ट में। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा और आप मुझे फॉलो भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट्स अच्छे से आ रहे होंगे। तो आज हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या सवाल अब रहते हैं और कैसे-कैसे उन्हें टैकल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट। तो ये अब हम 7th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। तो 7th क्वेश्चन में अगर आप देखें क्लास क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, एक आर रिलेशन बन रहा है एक सेट ए में। और ये जो सेट है वो सारी ही बुक्स जो लाइब्रेरी में है कॉलेज के, वो सारी बुक्स में वो आता है। मतलब जो सेट ए है मतलब सारी बुक्स का कलेक्शन है लाइब्रेरी के, कॉलेज लाइब्रेरी के। और जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि आर जो है एक्स वाई का रिलेशन है, और जो एक्स और वाई जो दो डिफरेंट बुक्स हैं उन पे सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ये हमें दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हमें तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स चेक विद रिफ्लेक्सिविटी। देखेंगे क्लास रिफ्लेक्सिविटी में कैसे होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। एक्स वाई जब आर को बिलोंग करेगा तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक्स एंड वाई ये सेम पेजेस है ना, हैव सेम पेजेस या सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई अगर x और x होगा, x एंड x का मतलब एक सेम ही किताब है, तो सेम किताब में सेम पेज ही होंगे भाई, है ना। तो x एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, और जब एक्स एक्स आर को बिलोंग करता है तो हमें पता है कि जो आर है मेरा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो रिलेशन है मेरा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ से ये क्लैरिफाई हो गया। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो ये रिफ्लेक्सिविटी हमने चेक करी, अब हम देखेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री चेक करेंगे अब। तो रिफ्लेक्सिव हमने इसे प्रूफ कर दिया है। लेट मी टेक दी डिफरेंट कलर। देखिए एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है ना। सेम स्टेटमेंट आएगी, है ना, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, अगर x और y के सेम पेजेस हैं तो y और x के भी तो सेम पेज ही होंगे। बात तो एक ही मैं कह रहा हूँ, बस मैंने पलट दी बात, लेकिन बात तो सेम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा भाई रिलेशन में। इसका क्या मतलब हुआ कि आर इज सिमेट्रिक। आर मेरा सिमेट्रिक भी है, आर मेरा सिमेट्रिक भी है। तो लेट टेक दिस इक्वेशन 1 एंड टेक दिस इक्वेशन 2। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो देखेंगे इसको, ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। सो ट्रांजिटिविटी, तो देखिए एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है ना, और वाई जेड भी कर रहा है भाई। एक और सेट होगा ना, क्योंकि इसमें तो हमें साइकिल पूरी करनी होती है। और एक ऐसा हो सकता है ना कि भाई दो डिफरेंट किताबों का, तीन डिफरेंट किताबें की सेम पेजेस हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे। तो जरा देखिए इसको, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x एंड y सेम पेजेस है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, सेम पेजेस है, और वाई जेड के भी सेम पेजेस है। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, सेम पेजेस है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्स और वाई के सेम पेजेस हैं दो बुक्स के। हमने पहले से एक बुक उठाई, पहले वाले सेट से या पहले वाले ऑर्डर्ड पेड से हमने बुक उठाई और उसको दूसरे बुक के साथ कंपेयर किया।
उसके भी सेम पेजेस आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिमेनिंग बुक्स थी उन ऑर्डर्ड पेयर्स की, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर की जो एक्स ने नहीं दिया था, एक्स और जेड उनकी भी सेम पेजेस होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स जेड की भी सेम पेज होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, है ना, आर मेरा ट्रांजिटिव भी है। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर हम तीनों ही इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो R is an equivalence, R is an equivalence relation, है ना, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, जब वो सिमेट्रिक भी आ रहा है और जब वो ट्रांजिटिव भी आ रहा है। जब ऐसा केस बनता है तो हमने सीखा है जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव, वो इक्विवेलेंस बन जाता है। तो जो आर है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इसको प्रूव किया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है, देखेंगे जरा 8th क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशन बन रहा है, एक सेट ए है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके एलिमेंट्स है। और आर जो है वो कुछ ऐसा है, ए बी का एक रिलेशन है, और ऐसा है कि जो मॉडुलस ए माइनस बी है वो इवन होगा, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है ए और बी का मॉड में, तो मतलब पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगी, वो हमेशा इवन डिफरेंस आएगा। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस, उसने दे रखा है सवाल में कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो हमें क्या दिखाना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 वो रिलेटेड होंगे 2, 4 से, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे 1, 3, 5, और जो 2, 4 वाले एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। लेकिन 1, 3, 5 और 2, 4 ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात आप मुझे बताओ, ऑड और जब ऑड माइनस होता है, जब हम ऑड और ऑड को माइनस करते हैं तो हमेशा इवन आता है। देखिए हमें डिफरेंस इवन लाना है ना, तो ऑड और ऑड जब माइनस होगा तो क्या होगा, इवन आता है हमेशा। और इवन जब माइनस होगा तो हमेशा इवन आएगा। तो इसलिए 1, 3, 5 आपस में ही रिलेटेड होगा, है ना, ए और बी जो होगा 1, 3, 5 में से ही होगा रिलेशन को बनाने के लिए, या ए और बी 2, 4 में से होगा रिलेशन को बनाने के लिए, क्योंकि डिफरेंस हमेशा उन केसेस में हमेशा इवन आएगा। अगर हम ऑड और इवन को एक साथ ले लें तो फिर वो डिफरेंस ऑड आ जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लेंगे, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखेंगे इसको, जो हमें गिवन है पहले तो उसको लिख देते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, गिवन है आर एक रिलेशन ए बी का, आर एक रिलेशन हमें दिया है सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, है ना, वो इवन है ना। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दे रखा है, शो दैट करना है, ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है, बाय द वे शो मतलब प्रूफ करना है, ये हमें पहले प्रूफ करना है और लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे जरा इसको ध्यान से, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं पहले। सो ए कॉमा ए क्या होगा जरा देखो, विच इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, विच इज इवन, जो कि क्या है, इवन है, 0 हमेशा इवन होगा। इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये जो रिलेशन है मेरा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्री को कि क्या ये सिमेट्रिक है, चेक कर लेते हैं भाई। देखो ए बी जब आर को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को जब ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है, तो जो मॉड है ए माइनस बी का वो क्या है, इज इवन, है ना। एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन, क्योंकि भाई मॉड है ना, अगर वो नेगेटिव भी बनेगा, क्योंकि भाई जब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉम्यूटेटिव है, लेकिन कॉम्यूटेटिव क्यों हो पाई, देखिए सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है, बट अगर मॉड लग जाए तब लग जाएगी, क्योंकि अगर वो नेगेटिव भी बन रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड है, तो आंसर हमेशा सेम डिग्री का आएगा, ये सेम साइन का आएगा जो कि पॉजिटिव है। इसलिए जो आंसर आएगा, चाहे आप p माइनस बी करें या b माइनस ए करें, अगेन रिपीटिंग, अगर मॉड हो, ठीक है, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है, वैसे नहीं लगती है सब्ट्रैक्शन में।
तो इसका ये मतलब हुआ कि बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, है ना, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। देन कम्स ट्रांजिटिविटी। भाई क्या ये ट्रांजिटिव है? तो सिंपल सी बात है भैया, देखिए ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जिसका क्या मतलब हुआ, मॉड ए माइनस बी इवन होगा, है ना। ऐसी कोई दूसरा ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में, मान लेते हैं बी सी, वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका सेम मतलब है कि मॉड बी माइनस सी ये भी इवन है। अब जरा ध्यान से देखिए, ए और बी को माइनस कर रहा हूँ तो इवन आ रहा है, ठीक है, बी और सी को माइनस कर रहा हूँ तो तभी भी इवन आ रहा है। तो जब मैं ए और सी को भी माइनस करूंगा तो भी तो इवन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए और सी जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमेशा इवन ही ला रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। तो जब दो चीज़ें हैं जो इवन ला रही है, जब वो आपस में माइनस होंगी तभी भी तो इवन ही आएगा। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन? भाई वो भी इवन होगा। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि ए सी आर को बिलोंग करेगा। और जब ऐसा केस बन जाता है, हमें पता है कि जो ट्रांजिटिव है वो आर है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं और इसे थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर हम तीनों ही इक्वेशंस को एनालाइज करें, तीनों ही इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं कि R इज इक्विवेलेंस, है ना। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि भैया रिलेशन जो हमारा है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, इक्विवेलेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने करा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर डाला। अब सेकंड पार्ट को कह रहे हैं कि हमें बताना है कि 1, 3, 5 ही एक दूसरे को रिलेट करेंगे और 2, 4 ही एक दूसरे को रिलेट करेंगे, ए और बी उन्हीं में से आएंगे। तो अब हम करते हैं इसको सेकंड पार्ट को क्वेश्चन के। तो देखिए उसने हमें दिए हैं क्या, 1, 3 और 5 और 2, 4, है ना, ये उसने हमें दिया है। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, जरा देखें अगर आप इसे, सिंस a माइनस बी इज इवन, है ना, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ठीक है। ऑल्सो हमें एक और बात पता है, ये हमें गिवन है ना, ये हमें रिलेशन में गिवन है कि भैया ये हमेशा इवन ही होगा, है ना। ऑल्सो हमें एक और चीज पता है कि ऑड माइनस ऑड अगर करें, नंबर्स अगर दोनों ही ऑड हो और उनको अगर हम डिफरेंस में लाए, है ना, तो वो हमेशा इवन आता है। एंड एक और बात हमें पता है कि इवन माइनस इवन अगर हम करें तो भी क्या आता है, इवन आता है, तभी भी इवन ही आता है। which implies that in relation R, जो रिलेशन हमारा R है, जो ए बी होगा वो बिलोंग करेगा इसे 1, 3, 5 को, इन एलिमेंट्स को, या तो किसे बिलोंग करेगा 2, 4 को। बिकॉज देखिए तीनों ही ऑड हैं, ऑड में से ऑड ही अगर माइनस होगा तो इवन आएगा, दोनों ही देखिए इवन है, अगेन इवन में से इवन माइनस होगा तो इवन आएगा। बट जो ए बी है, जो एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में अगर आना है, तो जो ए बी होगा वो बिलोंग नहीं करेगा 1, 2, 3, 4, 5 को, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इवन ऑड आ जाए, जिससे कि जो डिफरेंस होगा वो ऑड आ जाएगा या ऑड इवन आ जाए, कुछ भी कहें। ये हमने जस्टिफाई कर दिया। तो ये हमने जो है इस पूरी प्रथा से हमने एक बात को जस्टिफाई किया, ये इस बात का जस्टिफिकेशन है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप मैथ्स में जो कुछ भी बात कह रहे हैं उसके पीछे एक सॉलिड बेस होना चाहिए, है ना। आप एक जस्टिफिकेशन दें तो बढ़िया है चीज़ों का। सो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज योर 8th क्वेश्चन, है ना, हमने 8th क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन क्लास, देखेंगे 9वें सवाल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वो क्या कह रहा है कि एक रिलेशन आर है जो सेट ए में बन रहा है, ठीक है,
ए जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है, मतलब जो एक्स है वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 12 तक है। तो मोटा मोटा ए में 0 से लेके 12 तक एलिमेंट्स आएंगे, और हमें दो केसेस दिए हैं, हमें दोनों को प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। फिर हमें उसने एक और चीज़ बोली है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो जो वन है, वन जो एलिमेंट होगा, वन से होने वाले कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स निकल के आएंगे वो हमने डिस्कस करना है कि वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड फिर हम देख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया है, सबसे पहले मैं सेट को लिख देता हूँ। ए हमारे पास जो सेट है वो 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है, 12 तक है। तो ये ए हमारा सेट है। मैं फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ पहले इसका, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। आर एक हमें रिलेशन दिया है, किस चीज़ का रिलेशन, ए बी का, है ना, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर्स का। और वो रिलेशन कुछ ऐसा है सच दैट कि मॉड जो ए माइनस बी का है वो क्या है, 4 का मल्टीपल ही आएगा हमेशा। जो डिफरेंस होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा 4 का। सो इस मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी को हम चेक करेंगे, दिस आर इज रिफ्लेक्सिविटी बाय द वे। सो सी पुट बी इक्वल टू ए, है ना, बी की जगह ए डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए विच इज 0। भाई 0 आएगा भाई जब दोनों सेम चीज माइनस होंगी, और 0 तो सबका मल्टीपल होता है ना। सो विच इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल है ये 4 का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बाय द वे। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री को चेक कर लेते हैं। सेम मेथड है, सेम डेफिनेशन है, सेम फॉर्मेट है। तो देखेंगे ए भी भाई आर को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, है ना भाई, ये चीज़ जो है 4 का मल्टीपल है। तो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि साइन हमेशा इसमें देखिए पॉजिटिव आने वाला है मॉड से, वही चीज़ है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन को देखा। सो इसको मैं अगर उल्टा भी कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई बी ए बी आर को बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रांजिटिविटी को चेक करें तो देखिए ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी आर को बिलोंग करेगा, तो ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4n के बराबर है मान लो, है ना, 4 का मल्टीपल है तो 4n समथिंग n भाई ऑफ कोर्स n जो है नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना, 4 के मल्टीपल्स बनेंगे। सो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ऐसे ही बी सी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जो रिलेशन में आ रहा होगा। सो बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। सेम डेफिनेशन एज दैट, क्योंकि रिलेशन वही है। तो जब ए माइनस बी 4 का मल्टीपल दे रहा है, बी माइनस सी 4 का मल्टीपल दे रहा है, ए माइनस सी भी तो 4 का मल्टीपल देगा। सिंपल सी बात है, वो याद करिए 9th क्लास में जो आपने यूक्लिड का एक्सियम पढ़ा था, है ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर ऑल्सो। सो इससे हम ये कह सकते हैं बाय द वे इन दोनों रिलेशंस को देख के कि भाई मॉड ऑफ ए माइनस सी भी 4n होगा, भाई 4 का मल्टीपल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, और अगर ए सी आर को बिलोंग कर रहा है तो जो आर है वो ट्रांजिटिव है। सेम, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इस चीज़ को सेकेंड मान लीजिए, इस चीज़ को थर्ड मान लीजिए। सो आर इज इक्विवेलेंट, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए सेकेंड पार्ट को वो क्या कह रहा है कि
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब अगर हम एलिमेंट वन ले लें ऑर्डर्ड पेयर में, तो दूसरा जो रेंज है वो क्या होगी, तो वन से जुड़ने वाले या वन से रिलेटेड क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से इरेज करें थोड़ा सा, तो देखिए क्या है रिलेशन। अगर आप ध्यान से देखें, रिलेशन था आज हमारा कि मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का मल्टीपल है ना, ये है हमारे पास रिलेशन। और किस सेट में बन रहा था ये रिलेशन, इस ए सेट में बन रहा था, जो कि 0 से लेके 12 तक था, यही था हमारे पास। अब उसने ए और बी में से हमें एक ऑर्डर्ड पेयर में से एक एलिमेंट दे दिया। सपोज ए उसने दे दिया 1, है ना, ए दिया उसने कि 1 से रिलेटेड क्या है, मतलब 1 का रेंज क्या है जो 1 से इस रिलेशन में सेटिस्फाई करे, और जो 1 से कनेक्टेड ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, ए अगर 1 है तो पॉसिबल बी क्या क्या हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल बी क्या क्या होंगे। भाई हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस 4 का मल्टीपल लाना है। तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है इस केस में, क्योंकि देखिए रिलेशन जो है वो ए सेट में बन रहा है ना, तो जो एलिमेंट होंगे वो ए सेट के आएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या क्या होगा, हमें ऐसा लाना है कि वो 4 का मल्टीपल बने। तो पॉसिबल भी क्या क्या हो सकता है, अगर मैं A1 ले लूँ, A1 फिक्स कर लूँ जो उसने हमें दे रखा है ना, A1 ही आपने लेना है, तो पॉसिबल रेंज मेरी क्या क्या होगी, पॉसिबल रेंज मेरी क्या क्या होगी। अगर हम इसको ध्यान से देखें, पॉसिबल रेंज क्या क्या होने वाली है, तो देखिए मेरा बी क्या क्या होगा, देखो हमें 4 का मल्टीपल लाना है, तो एक 1 होगा डेफिनेटली, क्योंकि 0 भी 4 का मल्टीपल है। एक फिर मैं 3 लूंगा, सॉरी एक फिर मैं 5 लूंगा, क्योंकि 1 माइनस 5 4 बनेगा, मॉड है पॉजिटिव ही बनेगा। एक फिर मैं 9 ले लूंगा, 1 माइनस 9 8 है ना। फिर उसके बाद 13, देखिए 13 में नहीं ले सकता क्योंकि सेट 12 तक है, तो मैं 12 तक जो भी ले सकता था मैंने ले लिया, 1 5 और 9। तो इसलिए जो मेरे पॉसिबल रेंजेस हैं वो 1 5 9 है। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, सो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 है ना, जो 1 से रिलेटेड है, सो रिलेटेड टू 1 जो है वो क्या क्या है मेरे पास, वो मेरे पास है सिंपल 1 5 9। तो ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आपने रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना और एलिमेंट एक फिक्स कर लेना है 1, फिर क्या दूसरा आपका रेंज आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी दिया, बड़ा इजी है ना, वही यूक्लिड का फॉर्मूला, यूक्लिड की एग्जाम लगने वाली है, और उसमें 1 है तो जो 1 से रिलेटेड एलिमेंट होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है। तो सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने 9th क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फंक्शन है वो कैसे चल रहा है, जो क्वेश्चन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे हम एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने 9th क्वेश्चन डिस्कस किया, अब आता है 10th क्वेश्चन बाय द वे। ये भी सेम है, एक पार्ट हम इसका देख लेते हैं। वो कह रहा है कि भैया गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, हमें बस एग्जांपल देना है ऐसे रिलेशन का जो सिमेट्रिक हो, जो कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना। एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, नेचुरल ले लीजिए, नेचुरल और इंटीजर्स के सेट में बना लीजिए, सेट्स कुछ भी ले लीजिए, बस रिलेशन ऐसा बने, एलिमेंट्स आप ऐसे रखें कि वो सिमेट्रिक बन जाए बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। सिंपल है भाई, क्या होगा इसको तो हम ऐसे ही करेंगे, ये सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड है। सिंपल आपने एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स को लेना है, तो हमें सिमेट्रिक बनाना है, बस रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को फेल करना है। तो क्या होगा भाई, सिंपल है, जो मेरा आर बनेगा मैं इसको क्या ऐसे लिख दूँ 1 2 2 1, बात खत्म हो गई। देखो ध्यान से देखो, सिमेट्रिक तो है बट 1 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है डेफिनेटली। और 1 2 है, 2 1 है, 1 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसे आपने बनाने हैं बाकी रिलेशन, सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे
वो कह रहा है सिमेट्रिक, फिफ्थ क्वेश्चन देखें, अगर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव ना हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं, 1 2 ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए। अब ध्यान से देखो, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, बट 2 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, तो 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ऐसे आपने इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके केसेस बनाने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है भाई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। कुछ भी आप एलिमेंट्स ले सकते हो, बट कॉशियसली लेना है आपने और ऐसे इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन जो हमारा है। तो देखिए 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर हम इसको रीड करें अच्छे से तो वो क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि शो दैट जो ये रिलेशन एक आर बन रहा है, इसमें बन रहा है एक सेट है ए, और जो ए सेट है हमारा वो सारे ही पॉइंट्स का सेट है, जितने भी पॉइंट्स प्लेन में प्रेजेंट हैं। और रिलेशन क्या है कि भाई पी क्यू का रिलेशन है, और ऐसा है कि जो डिस्टेंस है ना पी की ऑरिजिन से, वो सेम है क्यू की डिस्टेंस ऑरिजिन से। मतलब भाई पॉइंट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट होता है, हमें पता है एक प्लेन है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो उनका एक रिलेशन है। तो ऐसे ही उन्होंने 2 पॉइंट हमें दिए, पी और क्यू। रिलेशन कुछ ऐसा दिया कि पी की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वही डिस्टेंस क्यू की है ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों ही पॉइंट्स की सेम है, कुछ ऐसे लोकेटेड है पॉइंट्स। तो वो क्या कह रहा है कि बताइए, दिखाइए कि ये जो रिलेशन होगा ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये कौन सी शेप है, अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, रेडियस की तरह वो डिस्टेंस यहाँ पे काम कर रही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको दी है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दी है, ये एक सर्कल की स्ट्रक्चर दी है। तो अगर मैं इसको लूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर की, उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है सर्कल का दिया, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिया है। थोड़ा सा इसको अगर हम जूम करें तो वेट अ मिनट, शेप ले लेते हैं हम इसकी थोड़ा सा, ठीक है। तो यस, ये हम एक शेप ले लेते हैं। तो सपोज हम सपोज करें कि ये जो है इसका यस, तो सपोज ये जो है इसका, ये हमारा स्ट्रक्चर है सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है सपोज, है ना, ये इसका सेंटर है। 2 पॉइंट हमने लिए, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हमने पी लिया और यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्यू लिया। तो क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस सेंटर सपोज ओ ले लेते हैं, सर्कल का जो सेंटर है सपोज ओ ले लेते हैं, वो कह रहा है कि ओपी जो है वो ओ क्यू के बराबर है बेसिकली, ठीक है। ओपी और ओ क्यू, हाँ थोड़ा सा लाइन गलत है बट स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो दोनों ही डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है। अब मुझे आप ये बताइए कि इसको आप इक्विवेलेंस प्रूफ करिए। तो अगर हम इसको देखें क्लास, अगर इसको ध्यान से देखें इस रिलेशन को, तो आर क्या होगा, देखो आर एक रिलेशन है, ठीक है, पी क्यू का रिलेशन है आर, सच दैट अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखें तो ओ पी बराबर है ओ क्यू के। ये उसने हमें रिलेशन दिया है, ये हमें इक्विवेलेंस शो करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो उसको देखेंगे हम सबसे पहले। देखिए अगर हम पुट कर लें, P इज इक्वल टू Q, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं Q की जगह P डाल दूं तो केवल मेरे पास OP होगा, और OP तो एक ही डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस अपने में तो बराबर ही होगी। ऐसी अगर हम OP जैसी बहुत सारी डिस्टेंसेस ले लें तो सेम डिस्टेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात हुई इसकी कि OP बराबर अपने डिस्टेंस से तो अपना डिस्टेंस बराबर होगा ही, विच मीन्स क्या है इसका मतलब कि P कॉमा P जो है वो R को बिलोंग करेगा। और जब ऐसा होता है, हमें पता है कि R जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिंपल सी बात है, एज इट इज। अब हम देख लेते हैं सिमेट्री को। तो अगर हम सिमेट्री को ध्यान से देखें, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिकल है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो
उसने हमें दिया है क्या कि पी क्यू आर को बिलोंग कर रहा है ना, पी क्यू रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ओ पी बराबर ओ क्यू उसने दिया, ये हमें गिवन है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओ क्यू बराबर ओ पी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने एल एच एस को आर एच एस कर दिया, आर एच एस को, चीज़ वही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि क्यू पी भी आर को बिलोंग करेगा, है ना, क्यू पी भी आर को बिलोंग करेगा। और जब ऐसा होता है तो जो रिलेशन हमारे पास आता है वो सिमेट्रिक होता है, तो विच इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक हुआ फिर उस केस में, है ना। तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो लेट्स चेक ट्रांजिटिविटी कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिविटी को अगर हम इसमें चेक करें तो देखो पी क्यू एक डिस्टेंस हमें, तो पी क्यू 2 पॉइंट है और वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो आर के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है। अब सपोज एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पी एक पॉइंट हमने लिया, क्यू एक पॉइंट हमने लिया, हम एक और पॉइंट आर ले लेते हैं। सपोज एक पॉइंट मैंने लिया आर। ठीक है। अब आपको पता है सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सब बराबर होते हैं, तो जो ओ आर की डिस्टेंस होगी बाय द वे वो भी तो ओ पी के बराबर होगी, वो भी तो ओ क्यू के बराबर होगी। सिंपल सी बात है। और अगर हम क्यू आर ले लें तो उसने रिलेशन के हिसाब से कहा है कि ओ क्यू और ओ आर बराबर है। ठीक है। तो अगर हम एक और पॉइंट ले लें, क्योंकि लेना पड़ता है ट्रांजिटिव में, तो अगर हम क्यू आर ले लें, सपोज ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, तो रिलेशन के हिसाब से ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा। अगर आप इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करें, देखो ओ पी ओ क्यू के बराबर है और ओ क्यू ओ आर के भी बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब भाई ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर थे तो भैया ये दोनों भी तो बराबर होंगे बाय सिंपल कंपैरिजन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ओ पी तो फिर ओ आर के भी बराबर होगा उस केस में। इसका मतलब कि पी आर भी आर को बिलोंग करेगा। और जब ऐसा होता है तो जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है, तो आर इज ट्रांजिटिव। सिंपल, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अगर आप तीनों ही इक्वेशंस को देखें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम कह सकते हैं क्या, आर इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जरा ध्यान से देखिए फर्दर, वो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, ऑफ कोर्स पी जो पॉइंट होगा इसकी कोई वैल्यू होगी, तो जो पी क्यू आर हमने पॉइंट लिए इसकी कोई वैल्यू है तभी वो बन पाए, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है, वो पॉइंट ही है ना। अगर आप इनको सर्कल से ना समझे, अगर हम इसको बेसिकली एक्सेस से समझे, तो ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो पॉइंट्स होते हैं ना, तो उनकी एक वैल्यू होती है तभी तो मूव कर पाते हैं। अगर वैल्यू नहीं होगी तो कहाँ मूव करेंगे, उनकी कोई जगह नहीं बनती है, फिर तो है ही नहीं ना। 0,0 तो सेंटर हो गया, फिर तो कहीं आ ही नहीं रहे पॉइंट। तो ऑफ कोर्स जो पी पॉइंट है वो 0,0 है, कोई भी पॉइंट है ना, वो 0,0 नहीं होगा, क्योंकि 0,0 सेंट्रल पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस 0,0 होती है। सिंपल सी बात। या जो एक पॉइंट है ये है 0,0, जहाँ पे एक्सेस मीट कर रहे हैं, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स पी से रिलेटेड हैं, ठीक है, सो शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि पॉइंट पी से रिलेटेड है इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। वो सर्कल ही होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन में भी समझाया। क्यों होगा सर्कल, उसको हम देखेंगे ऐसे। वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स पी से रिलेटेड है, और इस केस में इस रिलेशन के हिसाब से एक सर्कल होगा, क्योंकि हमें जब मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी सेम डिस्टेंस है सेंटर से, तो मल्टीपल पॉइंट्स एक रेडियस का काम कर रहे हैं। और जब हमें पता है कि जब किसी स्ट्रक्चर में मल्टीपल रेडियाई आ जाते हैं और जब मल्टीपल रेडियाई बराबर हो जाते हैं
तो उस केस में वो जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सर्कल का काम करता है और यही हमें प्रूव करना है। तो हम इसको स्टेटमेंट से ही करेंगे। क्या हम बोलेंगे, देखिए सिंस ऑल द पॉइंट्स, भाई जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हैं उनकी सेम डिस्टेंस है भाई, हैव सेम डिस्टेंस, उनकी एक सेम डिस्टेंस है। कहाँ से सेम डिस्टेंस है? फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से उनकी सेम डिस्टेंस है। विच इम्प्लाइज दैट दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ इस रिलेशन के हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं एक्ट कर रहे हैं एज अ रेडियाई, एक्टिंग एज अ रेडियस। इसका ये मतलब हुआ it will show या it will definitely represent a circle, एक सर्कल को ये सारी पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ऑफ कोर्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, सो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। जो भी पॉइंट्स हैं एक सर्कल को दिखा रहे हैं और ऐसा सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि ओरिजिन एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसलिए वो जो पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो बराबर आ रहा है। नहीं तो अगर ओरिजिन थोड़ा, जो सेंटर है अगर वो ओरिजिन में ना हो, ओरिजिन से कहीं और हो, तो फिर वो जो न्यूट्रलनेस है वो बदल जाएगी और वो डिस्टेंसेस फिर बराबर नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स वो एक न्यूट्रल पॉइंट होता है ओरिजिन, इसलिए एक सर्कल होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको स्ट्रक्चर से भी अगर देखें तो ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से आपका सर्कल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स सही नहीं है बट आप समझ सकते हैं। सो दिस इज अ सर्कल। इसकी इक्वेशन आपने पढ़ी थी लास्ट ईयर, क्या थी इसकी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, ये इसकी इक्वेशन होती है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी डील किया। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो 12th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सारे ही ट्राइंगल्स का एक सेट है, दो ट्राइंगल्स हैं T1 T2 जो हम ले रहे हैं रिलेशन में, वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये बताना है कि जो रिलेशन है इक्विवेलेंस होगा। ध्यान से आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी थी। दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं? जब उनका बेस या जो साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना। या ये हमने डिस्कस किया था 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जब साइड्स का रेशियो बराबर आता है तो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंट चीज़ें एंड सिमिलैरिटी इज डिफरेंट थिंग। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होता है बट यहाँ पे रेशियो बराबर होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली हमें क्या दिया है, आर एक रिलेशन दिया है और कुछ ऐसा दिया है, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास T1 T2 सच दैट T1 जो होगा सिमिलर होगा T2 के, है ना, ये सिमिलर होगा। तो अगर हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करें, अगर हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करें तो भाई जो ट्राइंगल होता है वो अपने में तो सिमिलर होगा ही होगा, क्योंकि उसकी सारी ही चीज़ें उससे बराबर आ रही हैं, उससे बराबर आ रही है तो सिमिलर भी होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर ऑफ T1। उससे तो हर चीज़ सिमिलर होती है भाई, पर ट्राइंगल अपने से तो सिमिलर होगा ही होगा। इसका ये मतलब हुआ कि T1 कॉमा T1 ये आर को बिलोंग करेगा, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है ये। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब सिमेट्री को चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिकल है। तो अगर हम सिमेट्री को देखें तो देखो T1 जब सिमिलर है T2 के, ये हमें रिलेशन में जब दिया है, तो भाई हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं भाई, T2 तो T1 के भी सिमिलर है, एक ही बात हमने बस घुमा दी, एक ही बात है वो तो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई T2 कॉमा T1 भी आर को बिलोंग करेगा, और जब ऐसा होता है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं।
अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो देखेंगे ध्यान से, अगर T1 है सिमिलर T2 के, ठीक है, ये गिवन है हमें, और ऐसे ही कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल्स का इसमें T2 जो होगा और किसी दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर हो रहा होगा, तो मान लेते हैं T3 से ये सिमिलर है। तो अगर आप इन दोनों ही सिमिलैरिटीज को देखें ध्यान से, तो भाई T1 T2 से सिमिलर है और T2 T3 से सिमिलर है, तो आगे T1 T3 से भी सिमिलर होगा ही होगा, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई T1 सिमिलर है T3 से। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई T1 और T3 जो है वो R को बिलोंग करेगा, और जब ऐसा होता है तो जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर हम तीनों ही इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस है ना, R is equivalent या इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे उसने एक क्वेश्चन दिया है हमें कि कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास है। T1 है जिसकी साइड्स है 3, 4, 5, एक T2 ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, जिसकी साइड्स है 5, 12, 13, और T3 की साइड्स है 6, 8, 10। वो कह रहा है कि तीनों में से कौन दो ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे। तो देखिए उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है 3 ट्राइंगल्स, है ना, 3, 4, 5। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो तो एक T1 है जिसकी साइड्स क्या क्या है, 3, 4 और 5, है ना। एक T2 है जिसकी साइड्स क्या क्या है, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, और एक T3 है जिसकी साइड्स क्या क्या है, 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो देखो क्लास, सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो बराबर आना चाहिए, मतलब बेस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय हाइपोटेन्यूस, इनका जो रेशियो है हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस के साथ है, तीनों ही साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर आना चाहिए। भाई उस केस में ट्राइंगल्स फिर सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर हम इन तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखें, इन तीनों ही ट्राइंगल्स की, और अगर उनका रेशियो से अगर हम कुछ डिराइव करने की कोशिश करें, तो आप देखिए जरा T1 और T3 को अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें, इनका रेशियो अगर निकालें तो देखिए 3/6 बराबर होगा 4/8 के, बराबर होगा 5/10 के, जो कि आ रहा है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि T1 जो है वो सिमिलर है T3 के। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, T1 और T3 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। बड़ा अच्छा सवाल था कि हमने किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन में। तो देखिए 13th क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर जो है वो एक ए सेट में बन रहा है, सारे ही पॉलीगन्स का वो सेट है। तो आर जो है P1 और P2 दो पॉलीगन्स हैं, ठीक है, और जो दोनों ही पॉलीगन्स होंगे उनकी सेम साइड्स होगी, तो इक्विवेलेंस हमें दिखाना है। तो पॉलीगन्स की सेम साइड्स होगी ऑफ कोर्स, तो ये इक्विवेलेंस होगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो आर हमें क्या दिया है, आर हमें दिया है रिलेशन P1 P2 का, दो पॉलीगन्स हैं, सच दैट जो साइड ऑफ P1 की जो साइड्स है और P2 की जो साइड्स है वो दोनों ही क्या है, बराबर है। सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात बताओ, अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो P1 और P1 होगा वो सेम क्लास ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन को बिलोंग करेगा, है ना। सपोज पॉलीगन्स की 3 साइड है, हमें पता है उसमें सारे ही ट्राइंगल्स आएंगे, तो P1 जो होगा वो P1 के बराबर होगा। अगर P1 एक ट्राइंगल है तो वो अपने ही साथ किसी दूसरे ट्राइंगल या वो खुद
P1 इज इक्वल टू P1 होगा ना। ट्राइंगल जो है वो अपने बराबर तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि एक ट्राइंगल जो है अगर वो 3 साइड्स का आ रहा है तो कोई दूसरा ट्राइंगल 4 साइड्स को, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ट्राइंगल की तो हमेशा 3 ही साइड्स होती है ना। तो ऐसी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है वो अपने बराबर तो होगा ही, और क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड है, 4 साइड होगी ही होगी उसकी, 5 तो कभी हो नहीं सकती है। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि देखिए P1 जो होगा बराबर होगा P1 के नंबर ऑफ साइड्स के मामले में, है ना, इन टर्म्स ऑफ साइड्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई P1 और P1 ये R को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देख लेते हैं सिमेट्री को। हमने रिफ्लेक्सिविटी देखा, सिमेट्री को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम सिमेट्री को देखें तो उसने हमें दिया है कि भाई P1 P2 R को बिलोंग कर रहा है ना। तो P1 की साइड्स और P2 की साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब दोनों ही जो पॉलीगन्स हैं वो किसी सेम क्लास ऑफ पॉलीगन को बिलोंग करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कि P2 और P1 साइड्स के मामले में तो बराबर ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई P2 P1 भी R को बिलोंग करेगा, और जब ऐसा होगा तो ये सिमेट्री है। अगेन ट्रांजिटिविटी को देख लेते हैं। देखेंगे अगर हम इसको ट्रांजिटिविटी को, तो P1 P2 R को बिलोंग कर रहा है और P2 P3 भी R को बिलोंग करेगा, है ना। ट्रांजिटिविटी में ऐसा ही होता है। तो उसका ये मतलब हुआ कि P1 की साइड्स बराबर है P2 की साइड्स के, और P2 की साइड्स बराबर है P3 की साइड्स के। तो मैं कह सकता हूँ ना इससे डिराइव करके कि P1 की साइड्स और P3 की साइड्स बराबर ही होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि P1 P3 जो है ये R को बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तीनों ही इक्वेशन से कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, आगे वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 5। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है, जिसकी साइड्स उसने दी है 3 4 और 5 की, उसकी 3 साइड्स उसने दी है। तो बताओ अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के साथ दूसरा पॉलीगन क्या आएगा, सिंपल सी बात है ट्राइंगल्स का पॉलीगन आएगा। क्योंकि भाई चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि हमें केवल साइड से मतलब है, और सारे ही ट्राइंगल्स की साइड 3 होती है। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें आएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ही ट्राइंगल्स का इसमें सेट आएगा। अब वो चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज, फर्क नहीं पड़ता, साइड्स तो 3 ही है ना ट्राइंगल की। तो सारे ही ट्राइंगल्स का इसमें सेट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको 13th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा सवाल था, और ऐसे ही अगर आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए क्या है सवाल। वो कह रहा है कि देखिए एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ठीक है, उसमें जितनी भी लाइंस बन सकती हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में, वो सारी लाइंस का एक सेट है हमारे पास, और लाइंस को सपोज एल से हम दिखा रहे हैं। और जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि जो 2 लाइंस हैं आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी, ठीक है, लाइंस आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी। तो हमें दिखाना है कि आर जो होगा रिलेशन होगा। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे भाई, आर जो है वो क्या है हमें दे रखा है उसने, आर रिलेशन दिया है L1 L2 का, सच दैट कि जो L1 है वो पैरेलल है L2 का। ये उसने हमें रिलेशन दिया कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, क्या लाइन खुद से पैरेलल हो सकती है, खुद से पैरेलल तो होगी भाई। अगर मैं लाइन के ऊपर लाइन बनाऊं तो है तो वो पैरेलल ही। पैरेललनेस में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो जब मैं लाइन के ऊपर लाइन ही बनाऊंगा तो डिस्टेंस बराबर ही होगा पॉइंट पे 0।
तो लाइन आपस में तो पैरेलल होगी ही होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई सिंपल सी बात है कि L1 R को बिलोंग करेगा। L1 रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि R मेरा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री को चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बाद, तो सिमेट्रिसिटी को चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें, देखो L1 L2 जब R को बिलोंग कर रहा है, दो लाइंस है ना, तो मतलब L1 जो है पैरेलल है L2 के। क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ? भाई L2 L1 के पैरेलल है, क्या फर्क पड़ता है, पहले कुछ भी बोलो, लाइन तो आपस में पैरेलल ही रहेंगी। तो सिंपल सी बात है भाई, L2 L1 भी R को बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिविटी को देख लेते हैं, ट्रांजिटिविटी को चेक कर लेते हैं। देखो फिर L1 L2 R को बिलोंग कर रहा है, L2 L3 R को बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। इसका क्या मतलब हुआ, तीसरी लाइन जो होगी फर्स्ट के भी पैरेलल होगी, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि L1 जो होगा वो L3 के भी पैरेलल होगा, which means L1 L3 R को बिलोंग कर रहा है, और जब करेगा तो ये पॉजिटिव भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आगे देखिए वो सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। एक लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सपोज दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये एक लाइन उसने हमें दी है। तो बताओ इस लाइन से जो रिलेटेड लाइंस होंगी रिलेशन में, कौन कौन सी होगी। अब आपको एक बात अच्छे से बताओ कि लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनका स्लोप बराबर होता है। स्लोप आपने पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, जब दो लाइंस का स्लोप बराबर होता है, अगर m1 बराबर है m2 का, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है ना। स्लोप मतलब वो इंक्लिनेशन, कितनी लाइन उठी भी है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, और स्लोप होता है m। और जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो इस लाइन का स्लोप क्या है जो क्वेश्चन में दिया है, इस लाइन का स्लोप 2 है, m यहाँ पे 2 है। इसका मतलब जितनी भी लाइंस जिनका स्लोप 2 होगा वो इस लाइन को बिलोंग करेगी, तो ये क्या होगा, इसमें होगा बेसिकली सेट ऑफ लाइंस जो कि क्या होंगी, ऑफ किस लाइंस का सेट, ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, है ना। वो जो थर्ड एलिमेंट है वो कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो 2x जैसी लाइंस होंगी ना। तो ये सारी लाइंस इसको बिलोंग करेंगी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया। देन कम्स 13th 14th के बाद अब 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, एक MCQ हमें दिया है इसमें। तो एक रिलेशन है वो हमें दे रखा है, इस सेट में बन रहा है 1 2 3 4 में। तो R में पहले लिख लेता हूँ, रिलेशन हमारे पास क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। ये रिलेशन हमें दिया है बाय द वे। और ये जो रिलेशन है किस सेट में बना है, ये बना है आपका 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस रिलेशन में, अगर आप ध्यान से देखो 4 4 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। देखो 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है। तो सारे ही एलिमेंट्स दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं, वो रिलेशन में आ रहे हैं। तो उसका ये मतलब हुआ कि भैया रिफ्लेक्सिव तो है,
रिफ्लेक्सिविटी तो है भैया, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री को देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 तो है, बट क्या इस रिलेशन में आप 2 1 देख पा रहे हैं कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर आप देख पाए तो बताएं। तो 2 1 नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब एक भी केस फेल हो जाए तो पूरा केस फेल हो जाता है, तो भैया सिमेट्री भी नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिविटी को देखें, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें ट्रांजिटिविटी को, 1 3 और 3 2 है और 1 2 भी आ रहा है। देखो 1 3 है 3 2 है, क्योंकि देखिए हम डिफरेंट सेट्स को लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई सिंपल सी बात है, ए ले रहे हो और ए बी ले रहे हो, तो ए बी तो आएगा ही आएगा। अगर हम ट्रांजिटिविटी के पैरामीटर को देखें, ए बी तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ही, तो साथ जो सेम एलिमेंट्स का सेट होता है उसको लेने का फायदा नहीं होता, इसलिए डिफरेंट को लो। ए बी सी हो तब बढ़िया है ना, ए बी है तो ए बी आ रहा है, वो तो ऑलरेडी आपके पास है। तो डिफरेंस को अगर हम लें, जो हमारे पास जो बचता है वो एक 1 3 था और एक 3 2 था, है ना। 1 2 है, बट अगेन अब देखिए 1 2 है तो 2 के साथ होने वाला कोई सेट नहीं है अपार्ट फ्रॉम 2 2, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। तो यस, जो रिलेशन है हमारा, अगर हम इसको देखें, केसेस पूरे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो बी वाला ऑप्शन है क्लास, जो बी वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था ना, हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन से इसको कर लिया। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई। एक रिलेशन है जो कि एन में बन रहा है, नेचुरल नंबर्स में रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन कुछ ऐसा दिया है हमें। क्या दिया है? रिलेशन ए बी का रिलेशन दिया है, और ए जो है वो b माइनस 2 के बराबर है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए जो है वो b माइनस 2 के बराबर है, और b हमेशा 6 से बड़ा होगा। प्लीज़ रिमेंबर, b हमेशा 6 से ग्रेटर होगा, 6 से ग्रेटर होगा। तो वो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देखो b 6 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे b 4 दे दिया, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब देखिए बाकी है ना, तो देखो b माइनस 2 है, मतलब b से 2 कम a होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 8 है, 8 से 2 कम तो 6 होता है, ये तो बिलोंग नहीं करेगा। 7 है, 7 से 2 कम तो 5 होता है, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। बट अगर आप तीसरे रिलेशन को देखें, 8 है, 8 से 2 कम 6 होता है, और b जो है 6 से भी बड़ा है 8, तो इसलिए जो c हमारा ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो करेक्ट आंसर इस केस में होगा वो सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि कैसे हमने बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को देखा, सारे पैरामीटर्स को माइंड में रखा, एंड तब जाके हमने लास्ट क्वेश्चन भी कवर्ड अप किया। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमने कैसे इनको डिस्कस किया। बहुत ईजी था, और बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, बाय सिंपल मैथमेटिकल प्रूफिंग हमने इसको किया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फंक्शंस को देखेंगे और फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टिल देन, गुड बाय।